जो दूसरे संस्कृतियाँ थी जो दूसरी संस्कृतियाँ थी, दूसरे कल्चर्स जैसे कि चाइना और इंडिया, इनके अपने खुद के अल्केमी ट्रेडिशंस थे। तो इनके अल्केमी ट्रेडिशंस, जो अल्केमी परंपराएं थी, तो इनमें क्या क्या पढ़ाया जाता था? तो इनमें केमिकल प्रोसेसेस और टेक्निक्स की जानकारी, जो केमिकल टेक्निक्स है, इनकी जानकारी अधिक थी। इनके बारे में यहाँ पे सब कुछ नॉलेज यहाँ पे सिखाया जाता था इन अल्केमी ट्रेडिशंस में, जो चाइना और इंडिया की थी। और ये क्या करते थे कि वही सब बेस मेटल्स को, जैसे कि लीड, कॉपर, इनको गोल्ड में या सिल्वर में कन्वर्ट किया जाए। ऐसे उनका मानना था कि कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने के बाद हम लीड, कॉपर, ऐसे मेटल्स में कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने के बाद हम गोल्ड, सिल्वर, ऐसे प्रीशियस मेटल्स बना सकते, ऐसे इनका मानना था। तो ऐसे वो लोग इस पर काम करते थे। और दूसरे अल्केमी ट्रेडिशन में और क्या आता था कि जैसे वेरियस डिसीजेस है, तो डिसीजेस का क्योर, डिसीजेस को कैसे ठीक किया जाए, उसका नॉलेज इस अल्केमी ट्रेडिशन में था। और डिसीजेस क्योर करके, डिसीजेस को ठीक करके लाइफ को कैसे एक्सटेंड किया जाए। अगर डिसीजेस ठीक हो गए तो लाइफ एक्सटेंड होगी, तो डिसीजेस ठीक करके लाइफ को कैसे एक्सटेंड किया जाए। तो इसके लिए जो केमिकल रिसर्च होता था, केमिकल मेडिसिन्स etc, केमिकल डिस्कवर किया जाता था इन अल्केमी ट्रेडिशंस में। तो ये ट्रेडिशंस चाइना की अपनी खुद की थी, इंडिया की भी खुद की थी, और ये सब और अरब, जो मुस्लिम कंट्रीज़ थी, और यूरोप, इन जगह पे ये अल्केमी ट्रेडिशंस चल रही थी। एंशंट इंडिया, जो प्राचीन भारत है, उसमें ना केमिस्ट्री को कहा जाता था रसायन शास्त्र, यानी केमिकल साइंस। और रसतंत्र, यानी कि केमिकल टेक्निक्स। रसक्रिया भी कहा जाता था। रसक्रिया यानी केमिकल प्रोसेस। और क्या? रसविद्या यानी केमिकल एजुकेशन।
एंशंट इंडिया में जो केमिकल साइंस था उसमें क्या सीखते थे, तो उसमें इंक्लूड केमिकल साइंस में इंक्लूड था मेटालर्जी। मेटालर्जी क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें इंक्लूड है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, और प्रोडक्शन ऑफ मेटल। मेटालर्जी मीन्स एक साइंस की ब्रांच है जिसमें जो कॉन्सर्न है अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल और प्रोडक्शन ऑफ मेटल। तो ये सब मेटालर्जी में इंक्लूड होता है। तो एंशंट इंडिया में जो प्राचीन भारत था उसमें क्या क्या सिखाया जाता था? मेटालर्जी और क्या? मेडिसिन, औषधियाँ। और क्या था केमिकल साइंस में? मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स। मैन्युफैक्चर यानी कि उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना, किसका? तो कॉस्मेटिक्स का। सौंदर्य प्रसाधन है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है। और ग्लास यानी कि कांच, और डाइज यानी कि रंग, कलर्स, पिगमेंट्स। ये सब मैन्युफैक्चर किया जाता था। मैन्युफैक्चर क्या क्या किया जाता था? कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ग्लास, कांच, डाइज, रंग, कलर्स, पिगमेंट्स और मेडिसिन्स। और मेटालर्जी जो साइंस की ब्रांच है जिसमें मेटल के प्रॉपर्टीज स्टडी किए जाते हैं, मेटल का प्यूरिफिकेशन किया जाता है और मेटल्स का प्रोडक्शन किया जाता है। ये सब एंशंट इंडिया में केमिकल साइंस में पढ़ाया जाता था। सिंध ये जो शहर है इसमें मोहेंजोदड़ो, और पंजाब में हड़प्पा। यहाँ पे ये क्या है? आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। यहाँ पे आर्ट है, आर्ट स्किल्स बनाए गए हैं। इस आर्कियोलॉजिकल साइट में आर्ट स्किल्स जो भी है, तो उसकी जब खुदाई हुई, डिगिंग आउट, तब क्या सामने आया कि इंडिया में केमिकल प्रोग्रेस बहुत पहले से है, बहुत पुरानी, ओल्ड है। बहुत ओल्ड स्टोरी है इंडिया में केमिकल प्रोग्रेस की। तो ये इंडिया में ये सब न्यू नहीं आया, इंडिया में पहले से ही ये सब था।
तो ये हमें कैसे पता चला? आर्कियोलॉजिकल साइट्स से, जो आर्ट स्किल्स बना के रखी थी आर्कियोलॉजिकल साइट्स में, जो मोहनजोदड़ो ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, हड़प्पा ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, और मोहनजोदड़ो सिंध में और हड़प्पा है पंजाब में, और सिंध और पंजाब ये इंडिया में। तो इंडिया में केमिकल साइंस की प्रोग्रेस पहले से थी। इसकी स्टोरी बहुत पुरानी है हमारे इंडिया में। जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स थी, जो भी आर्कियोलॉजिकल ढूंढा गया, तो उसमें पता चला कि आर्कियोलॉजिकल आर्ट जो स्किल्स थे, तो उनको जब ढूंढा गया तब पता चला कि बेक ब्रिक्स यानी ईंटें, जो हमें बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स यूज़ करते, तो ये ईंटें बेक यानी कि पकी हुई, कच्ची नहीं, पकी हुई ईंटें यूज़ किया करते थे ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स बनाने के लिए। और पॉटरी यानी क्या? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था उस टाइम। तो इससे क्या ये किससे रिगार्डेड है? बेक ब्रिक्स और पॉटरी ये किससे रिगार्डेड है? केमिकल प्रोसेसेस से। तो ये हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में पता चला था कि केमिकल प्रोसेसेस इंडिया में पहले से ही थी। बेक ब्रिक्स का इस्तेमाल किया करते थे कंस्ट्रक्शन में। जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स का कंस्ट्रक्शन करते थे उसमें बेक ब्रिक्स इस्तेमाल करते थे। पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। तो ये सब बेक ब्रिक्स, पॉटरी, मिट्टी के बर्तन, ये सब पकी हुई ईंटें, मिट्टी के बर्तन, ये सब कैसे बनाते थे वो लोग? केमिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके। तो हमें पता चला कि पुराने ज़माने में केमिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें क्या कि मटेरियल्स को, जो भी मटेरियल्स थे, ये सब पकी हुई ईंटें और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो भी मटेरियल्स थे, उनको क्या मिक्स किया जाता था मटेरियल्स को। फिर उनको मोल्ड किया जाता था, मोल्डेड यानी कि शेप दिया जाता था। फिर उनको हीट किया जाता था। पकी हुई ईंटें कैसे बनाते हैं? उनको हीट दे के पकाते हैं ना। तो मिट्टी के बर्तन, उनको भी हीट दे के, वो हीट देने के बाद वो क्या होते थे? पक जाते थे। तो वो टूटेंगे नहीं, इसके लिए हीट का इस्तेमाल किया जाता था। और यूजिंग फायर, क्या यूज़ करते थे? फायर का यूज़ करते थे। फायर का यूज़ करके हीट देते थे। तो ऐसे वो चाहे जितने क्वांटिटी में वो ये सब प्रोडक्शन कर सकते थे। बेक ब्रिक्स, पकी हुई ईंटें और पॉटरी, मिट्टी के बर्तनों का वो प्रोडक्शन करते थे। इस तरह से ये मटेरियल्स को लेना, उनको मिक्स करना, उनको मोल्ड करना, उनको शेप देना, फिर उनको हीट देना फायर का यूज़ करते। और हमें डिज़ायरेबल शेप जो भी चाहिए वो शेप, मोल्ड करने के बाद डिज़ायरेबल शेप आता है ना, डिज़ायरेबल शेप जो चाहिए वो शेप, और डिज़ायरेबल क्वांटिटी जितनी चाहिए उतनी क्वांटिटी में वो ये सब प्रोडक्शन करते थे पुराने ज़माने में। जो रिमेन्स यानी कि बचे हुए अवशेष ग्लेज पॉटरी के मोहनजोदड़ो में पाए गए, मोहनजोदड़ो में मिले गए। कौन से? ग्लेज पॉटरी के रिमेन्स यानी कि बचे हुए अवशेष। तो ग्लेज पॉटरी क्या है? ग्लेज मतलब थिन लेयर ऑफ लिक्विड।
thin layer of liquid which is put on piece of pottery. जो पॉटरी की पीस है उस पे thin layer of liquid, इसको लगाया जाता है, फिर वो हार्ड बनती है एंड शाइनी. ये जो लेयर है, ये पॉटरी के ऊपर ये जो थिन लेयर ऑफ लिक्विड लगाई जाती है, वो हीट करने के बाद आफ्टर हीटिंग इन अ हॉट ओवन, एक ओवन में जब हीट किया जाता है तब ये जो थिन लेयर है ना लिक्विड की, वो बन जाती है हार्ड, यानी कि कड़क हो जाती है. तो वो टूटती नहीं और शाइनी, उस पर शाइन आ जाती है. तो वो कच्चे मिट्टी के बर्तन नहीं दिखते, पके हुए मिट्टी के बर्तन दिखते हैं जिसको थिन लेयर लिक्विड की लगाई है, जिससे शाइन आई है और वो हीट करने के बाद वो हार्ड हो गई है, कड़क हो गई है, तो वो टूटेगी नहीं जल्दी. तो ऐसे ये सब केमिकल प्रोसेसेस चलती थी. तो इसके जो रिमेन्स अवशेष जो मिले, जो बचे हुए अवशेष जो मिले, मोहेंजोदड़ो में मिले. जिप्सम सीमेंट को यूज़ किया गया कंस्ट्रक्शन वर्क में. तो ये जिप्सम सीमेंट क्या है? जिप्सम plays very important role in controlling the rate of hardening of cement. Controlling rate of hardening of cement. जो सीमेंट रहता है तो वो कैसे सॉफ्ट रहता है पहले, तो उसको हार्ड कैसे बनाया जाता है? उसको हार्ड बनाने के लिए उसका जो रेट है, हार्डनिंग रेट, सीमेंट का जो हार्डनिंग रेट है, उसको कंट्रोल किससे किया जाता है? जिप्सम से. तो जिप्सम को बोल सकते हैं रिटार्डिंग एजेंट ऑफ सीमेंट. रिटार्डिंग एजेंट ऑफ सीमेंट. It is mainly used for regulating the setting time of cement and is an indispensable component. जो सीमेंट का सेटिंग टाइम रहता है, जो सीमेंट को हार्ड किया जाता है, तो उसका जो हार्डनिंग का जो रेट है उसको कंट्रोल किया जाता है जिप्सम से. तो इसका जिप्सम सीमेंट का यूज़ किया गया कंस्ट्रक्शन वर्क में, वो प्राचीन इंडिया में. जिप्सम में क्या मिलाया गया था? लाइम, चूना, सैंड, रेत और ट्रेसेस, यानी कम मात्रा में CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट. जिप्सम में चूना, रेत और कम मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मिलाया जाता था और ये जिप्सम यूज़ किया करते थे. ये जिप्सम कंस्ट्रक्शन वर्क में ये जिप्सम सीमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ किया. हड़प्पा के लोग थे ना, वो फेंस बनाते थे. फेंस क्या है? हड़प्पा के लोग फेंस बनाते थे. फेंस क्या है? एक प्रकार का कांच है, ग्लास है. इसका यूज़ करके वो लोग ऑर्नामेंट्स बनाते थे. ऑर्नामेंट्स में ये एक प्रकार का कांच, एक प्रकार का ग्लास यूज़ करते थे जिसको बोलते हैं फेंस. और ये फेंस कौन बनाते थे? हड़प्पा के लोग बनाते थे फेंस, जो एक प्रकार का कांच है जिससे ऑर्नामेंट्स बनते हैं. ठीक है.
वो लोग क्या करते थे, लीड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, इन मेटल्स को पिघला के, मेल्ट करके और मेल्ट करके यानी कि पिघला के, और फोर्ज करके यानी कि उनका कुछ पुनर्निर्माण करना, रिप्रोड्यूस, या फिर कुछ नकली चीज़ें बनाना, नकली चीज़ें, वस्तुएं बनाना। सिल्वर, लीड, गोल्ड, कॉपर, इन सब मेटल्स को वो मेल्ट करते थे, पिघलाते थे या फिर फोर्ज करते थे, उनसे पुनर्निर्माण, रिप्रोड्यूस करते थे कुछ नई वस्तुएं, या फिर कुछ नकली चीज़ें बनाते थे। इन सब मेटल्स को मेल्ट करके उनको रिप्रोड्यूस करते थे, नकली चीज़ें बनाते थे, या फिर कुछ नई चीज़ें बनाते थे अलग से। इनको पिघला के कुछ अलग चीज़ें बनेंगी ना, सबको एक साथ पिघला के ऐसे कुछ नई चीज़ें वो बनाते थे। वो ना टीन और आर्सेनिक इनको मिलाते थे, इनको मिलाकर वो शिल्प बनाते थे, आर्टिफैक्ट्स, मतलब शिल्प जो दिखती है ना हड़प्पा, वहाँ पे अगर आप जाओगे या फिर वो पिक्चर में देखोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी शिल्प दिखेंगी, आर्टिफैक्ट्स दिखेंगी। जो कंस्ट्रक्शन है, आर्कियोलॉजिकल जो कंस्ट्रक्शन है, उनको शिल्प कहते हैं, आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। उनको बनाने के लिए वो टीन और आर्सेनिक मिलाते थे, और ये आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए उन्होंने क्या की, कॉपर की हार्डनेस को इम्प्रूव किया। कॉपर हार्डनेस दे इम्प्रूव्ड, उन्होंने इम्प्रूव किया। कॉपर की हार्डनेस को कैसे इम्प्रूव किया जाता है वो उन्होंने इम्प्रूव किया। ये आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए टीन और आर्सेनिक का मिलाकर वो आर्टिफैक्ट्स बनाते थे। अच्छा, अब इंडिया में कांच की वस्तुएं, ग्लास की चीज़ें कहाँ पे मिली है, तो वहाँ पे साउथ इंडिया में मस्की, इसमें 1000 to 900 BC इस पीरियड में, और नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत, साउथ इंडिया दक्षिण भारत और नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत। उत्तर भारत में हस्तिनापुर आपको पता है, महाभारत में हस्तिनापुर है, और तक्षशिला महाभारत में आपने हस्तिनापुर सुना होगा। तो उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में हस्तिनापुर और तक्षशिला, ये जो शहर है, यहाँ पे 1000 to 200 BC में, इस पीरियड में कांच की, ग्लास थिंग्स, कांच की वस्तुएं, ग्लास थिंग्स मिली है, वेर फाउंड। वो लोग क्या करते थे, ग्लास और ग्लेजेस है ना, ग्लेजेस क्या है, ग्लेजेस मीन्स ग्लासी कोटिंग सी रहते हैं वो। ग्लास यानी कि कांच, ठीक है। तो ग्लेजेस क्या है,
ग्लेजेस मीन्स GLAZES, ग्लेजेस मीन्स वो ग्लासी कोटिंग्स ही रहते, ग्लास के जैसे ही कोटिंग्स रहते, आवरण। तो इनको रंगने के लिए, कलर्ड करने के लिए वो क्या करते थे, कलरिंग एजेंट्स का यूज़ करते थे। और ये कलरिंग एजेंट्स क्या, कौन से कलरिंग एजेंट्स, लाइक मेटल ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड्स, इनको वो कलरिंग एजेंट्स ऐसे यूज़ करते थे। मेटल ऑक्साइड्स को एज कलरिंग एजेंट्स वो यूज़ करते थे कलर करने के लिए ग्लास को और ग्लेजेस को। जो कांच है और कांच के जैसे जो कोटिंग्स है, ग्लासी कोटिंग्स यानी कि ग्लेजेस, उनको कलर करने के लिए वो मेटल ऑक्साइड्स यूज़ करते। तो मेटल ऑक्साइड्स तो यानी कि यहाँ पे आ गया वापस केमिस्ट्री। तो ऐसे केमिस्ट्री हमारे हड़प्पा संस्कृति में, मोहनजोदड़ो संस्कृति में, कल्चर में केमिस्ट्री का ऐसा इस्तेमाल किया गया है। इंडिया में ना कॉपर मेटालर्जी, यानी कि कॉपर मेटालर्जी क्या है, कॉपर मेटालर्जी यानी कि कॉपर के ये प्रॉपर्टीज़, मेटालर्जी यानी प्रॉपर्टीज़ और प्यूरिफिकेशन और प्रोडक्शन, यही है मेटालर्जी। तो कॉपर की मेटालर्जी यानी कि कॉपर की मेटालर्जी यानी कि कॉपर के प्रॉपर्टीज़, उनके गुण क्या है, उनका प्यूरिफिकेशन, उनका प्रोडक्शन, इसकी शुरुआत ना इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट यानी कि खंड, और सब कॉन्टिनेंट यानी उपखंड, मतलब इंडिया के कुछ प्लेसेस में, कुछ प्लेसेस में ये कॉपर मेटालर्जी ना पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी। जब ताम्र युग था, ताम्र युग मतलब कि कॉपर का युग, ताम्र युग, उसको क्या बोलते हैं, ताम्र युग, जो कॉपर कल्चर था तो उसको क्या बोलते हैं, कैल्कोलिथिक कल्चर। जो कॉपर कल्चर था ना, कॉपर का एक युग था, उसको कहते थे ताम्र युग, और उसे ही बोलते हैं कैल्कोलिथिक कल्चर। तो इस कैल्कोलिथिक कल्चर में उसमें कॉपर का यूज़ किया जाता था। तो कॉपर मतलब कॉपर की चीज़ें यूज़ किए जाते थे। तो उस टाइम कॉपर मेटालर्जी यानी कि कॉपर के प्रॉपर्टीज़, प्यूरिफिकेशन, प्रोडक्शन, इसके बारे में स्टडी करना, कॉपर का प्रोडक्शन करना, ये इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में यानी कि कुछ खंडों में, कुछ प्लेसेस में स्टार्ट हुआ था, पहले से स्टार्ट हुआ था। जब कॉपर का युग आया, जो ताम्र युग शुरू हुआ, तभी स्टार्टिंग में ही कॉपर का ये सब स्टडी करना, ये सब केमिकल प्रोसेसेस कॉपर के स्टडी करना इंडिया के कुछ भागों में शुरू हो गए। हमारे पास बहुत सारे एंशंट एविडेंस है, यानी कि सबूत है हमारे पास। कैसे, किसके सबूत है कि कॉपर और आयरन, इनके जो कंक्लूजन्स है, इनके कंक्लूजन की जो टेक्निक्स थी वो इंडिया में ही, दूसरे किसी देश में नहीं बल्कि इंडिया में ही प्रोग्रेस हुई थी। इंडिया में ही हमारे पास ऐसे प्राचीन एविडेंस है, सबूत है कि जिससे हमें पता चलता है कि इंडिया में ही कॉपर और आयरन के टेक्निक्स के कंक्लूजन निकले हैं सबसे पहले, और इसके हमारे पास सबूत है।